नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 12। प्रॉबेबली ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ का यूज करके कुछ डेरिवेशन किया था। कुछ क्या दो किया था। एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर के लिए, जिसमें क्या आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और दूसरा क्या किया था लॉन्ग इन्फिनेटली लॉन्ग शीट का यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का किया था, तो उसके लिए क्या आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। खास बात ये थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में कि लॉन्ग शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डिस्टेंस से, शीट से डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, उसे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है तो। ठीक है, तो अब आज हम क्या करेंगे, स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे। हमने स्फेयर का बता दिया था आपको, शीट का भी बता दिया था, लेकिन उस समय से सिर्फ फार्मूला बताया था। अब हम डेरिवेशन करेंगे बाय यूजिंग ऑफ गॉस लॉ। तो स्फेयर के बारे में समझ लेते हैं। पहले दो तरह का स्फेयर होता है, एक को हम बोलते हैं हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर या फिर इसी को क्या बोलते हैं स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। चाहे शेल लिखा हो चाहे हॉलो लिखा हो, तो अंदर से खोखला वाला हम कंसीडर करेंगे। दोनों मत लिखिएगा आप, कहीं कहीं पे दोनों लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो हॉलो स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल अगर बोल दिया गया तो वो खोखला ही है अंदर से। ठीक है, अब इसमें दो हो सकते हैं, या तो कंडक्टिंग होगा या तो कंडक्टिंग होगा या फिर नॉन कंडक्टिंग होगा। या तो कंडक्टिंग होगा या फिर नॉन कंडक्टिंग होगा। दूसरा हम ले लेते हैं सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर ले लिया हमने। सॉलिड स्फेयर में भी दो हो सकते हैं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। दोनों हो सकते हैं कि नहीं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, कंडक्टर हो सकता है, नॉन कंडक्टर दोनों हो सकता है। अब देखिए दोनों में खास बात क्या है, तो क्या हम चार डेरिवेशन करें हॉलो स्फेयर का, फिर कंडक्टर के लिए करें एक डेरिवेशन, हॉलो स्फेयर के कंडक्टर के लिए एक डेरिवेशन करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर हॉलो स्फेयर नॉन कंडक्टर के लिए डेरिवेशन करें, सॉलिड कंडक्टर के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टर के लिए। इस तरह से चार डेरिवेशन हो जाएंगे। लेकिन हमें चार नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है किसकी किसकी, देखिए क्यों हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमने इसे क्यू चार्ज दिया, ठीक है, ये हॉलो है तो इसमें क्या है एक थिन हॉलो स्फेयर है, तो चार्ज कहाँ रुकेगा, इसके सरफेस पे ही चार्ज आएगा। अब खास बात यह है अगर कंडक्टर है तो ये चार्ज, चार्ज क्यू पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने आप, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर है तो जो भी चार्ज देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्यू चार्ज रखा, तो ये चार्ज क्या होगा पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर कंडक्टर है तो। नॉन कंडक्टर है तो ये वहीं रह जाएगा। तो अगर हमें बोला जाए हॉलो स्फेयर के लिए कैलकुलेट करो कंडक्टर के लिए या फिर नॉन कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज, अगर हम नॉन कंडक्टर बोले और क्यू चार्ज को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दें, खुद से कर दें, क्योंकि ये खुद से होने वाला नहीं है, छोटा छोटा चार्ज रखे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो बात तो दोनों का सेम हो गया। जैसे कंडक्टर है जैसे कंडक्टर का है वैसे नॉन कंडक्टर का है। सॉलिड में आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आई, सिंपल सा। चार्ज कहाँ रुकेगा, सरफेस पे रुकेगा। क्यों रुकेगा, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए है। जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पे सारी चीजें अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर हॉलो स्फेयर या सेल है तो जो भी चार्ज दिया जाएगा वो उसके सरफेस पे रहेगा। कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नॉन कंडक्टर है तो वहीं रहेगा। लेकिन नॉन कंडक्टर दिया जाता है तो हमें लिखना पड़ता है वहां पे कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंडक्टर दिया है तो न लिखे यूनिफॉर्म तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने आप। ठीक है, अब सॉलिड में आ जाते हैं। सॉलिड में अगर कंडक्टर है तो बिल्कुल हॉलो स्फेयर की तरह चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि हॉलो स्फेयर कंडक्टर या सॉलिड कंडक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। अंदर कोई चार्ज ही नहीं रुक रहा है, जैसे इसमें सरफेस पे था वैसे इसमें भी सरफेस पे आ जा रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये तीन केस हम एक में पढ़ लेंगे, हॉलो स्फेयर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सॉलिड स्फेयर कंडक्टर का। ठीक है, तो एक में पढ़ लेंगे क्योंकि तीनों के चार्ज सरफेस पे आ रहा है। जब सॉलिड नॉन कंडक्टर होगा, अगर हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टर है तो क्या होगा, जहां पे चार्ज रखेंगे इसमें अंदर भी चार्ज हो सकता है। अगर कंडक्टर होगा ना अंदर भी चार्ज रखेंगे तो वो स्फेयर पे अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये सब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी के अगर नॉन कंडक्टर है तो चार्ज क्या होगा, अंदर रिसाइड कर जाएगा।
तो इसको अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी कि दो डेरिवेशन करना होगा। एक में आएगा हॉलो स्फेयर कंडक्टर नॉन कंडक्टर, और सॉलिड स्फेयर कंडक्टर, एक में हो जाएगा तीनों। और सॉलिड स्फेयर नॉन कंडक्टर अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहला वाला शुरू करता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी, जितना मैंने बताया है उतना दिमाग में बैठा लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी इसको बिहेवियर ऑफ कंडक्टर मैं जब पोटेंशियल पढ़ा दूंगा तो उसके बाद डिस्कस करूंगा, क्योंकि पोटेंशियल पढ़ने के बाद ही अच्छे से समझ में आएगी वो चीजें, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इसके कारण हॉलो या फिर शेल, हॉलो लिखा होगा या फिर शेल होगा। स्फेयर हो गया, स्फेयर, हॉलो, स्फेयर, इसमें दोनों होगा कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। और किसके लिए? सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। और सब चीज किसके लिए है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म का जेई मेन से एडवांस में भी पूछा जाता है, तो अगर आगे हम टाइम मिलेगा तो हम उसको करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही आपके सिलेबस में है, नॉन यूनिफॉर्म कभी नहीं पूछा जाएगा। तो करते हैं ये, ठीक है। अब चाहे अगर मैंने ये स्फेयर बनाया, अब बोलो कौन सा है ये, सॉलिड है या ना हॉलो है। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे सॉलिड होगा चाहे हॉलो होगा, चार्ज कहाँ पे आएगा? चार्ज तो सरफेस पे ही आएगा ना। तो इस पे हमें चार्ज दिया गया है, और अगर सरफेस पे है यानी कि एरिया पर है चार्ज। चार्ज कहाँ पे है? चार्ज एरिया पे दिया है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दी जाएगी हमें? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। इसकी रेडियस सपोज दैट आर दी गई। अब इसके हमें तीन जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक तो ये हो गया सेंटर, स्फेयर के बाहर, ठीक है। सारी कहानी स्फेयर की समझ में आ गई है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हॉलो का सब समझ में आ गया है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अब सोच के देखिए कहाँ कहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो बाहर, स्फेयर के बाहर, स्फेयर के अंदर और स्फेयर के सरफेस पर, ठीक है। तीन जगह कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करेंगे, पहले हम कर लेते हैं बाहर। फर्स्ट, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई पी, ठीक है। तो मिटा दें, क्या लिखेंगे? फर्स्ट, आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर यानी कि जो पॉइंट है सेंटर से पॉइंट जो है वो इसके रेडियस से बड़ा है, यानी कि आउटसाइड स्फेयर। बड़ा होगा तो आउटसाइड बाहर पहुंच जाएंगे ना, आउटसाइड स्फेयर, ठीक है। तो तरीका क्या है? तरीका क्या है? गॉस लॉ का यूज करना है। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट एक बार ई डॉट डी एस से करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और एक बार गॉस लॉ से क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों हो जाएगा। तो यहां से एक सिमेट्रिक, अब देखिए स्फेयर है तो सिमेट्रिक ज्यादा सोचना नहीं है, एक हम स्फेयर ही मानेंगे, स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेयर मानेंगे, इस तरह से। इस तरह से एक हमने क्या बना लिया, ये क्या हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। यहाँ पे सोचना आसान था, गॉसियन सरफेस स्फेयर ही बनेगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हमारी किस पे दी गई? स्फेयर पे। गॉसियन सरफेस, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे निकालना। तो आप ये ध्यान दीजिए, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रेडियल होती है, या फिर चाहे आप जो मैंने फार्मूला बताया था अभी वो उसको प्रूफ तो नहीं किया था, इंटीग्रेशन से जब प्रूफ करते हैं उसको,
तो वो रेडियल ही आती है, या फिर आप इसको दिमाग में या फिर बुक में पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए हर जगह पे। तो यहाँ पे रेडियल ही इसके इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है सरफेस से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे बात करें छोटे से एरिया की, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ डीए, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो फाई क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री, ठीक है। पाई कितना हो जाएगा, अभी हमने एक छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाला, हमें तो निकालना है पूरे गॉसियन सरफेस से, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। अभी आप ये सोच सकते हैं कैसे कांस्टेंट है, हमें तो नहीं पता है, लेकिन आप ये दिमाग में बैठा के चलिए कि देखिए सिमेट्रिक है ना, तो इससे सेंटर से हर जो गॉसियन सरफेस बनाया आर डिस्टेंस पे ही तो है, तो जो भी होगा कांस्टेंट होगा, और डायरेक्शन मैंने बता दिया है कि रेडियल मान के चलिए आप उसको, रेडियस के अलोंग जो है होता है, जैसे पॉइंट चार्ज का रेडियल निकलता है वैसे स्फेयर का भी रेडियल होता है, ठीक है, इतना आपको सोच के चलना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा डी ए, ठीक है। फाई गॉस लॉ से फाई क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ लगा दिया हमने। ई और एरिया, अब बताइए कौन सा एरिया रखा जाए, क्योंकि ये हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, वो गॉसियन सरफेस से होकर फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो गॉसियन सरफेस वाला एरिया लिखा जाएगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, एक तो कैपिटल आर है इसकी रेडियस, कैपिटल इस स्फीयर कैपिटल आर, और स्मॉल आर क्या है, इससे डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया लिखा जाएगा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कैपिटल आर में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्यू इनक्लोज कितना है, अभी हमने माना इस पे क्यू चार्ज है, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज है हमने मान दिया, तो सरफेस के अंदर कितना आ गया चार्ज, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आएगा तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, एक तरीका ये है लिखने का इसको, कि ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये हो जाएगा के क्यू वाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि नहीं, बताइए, ये वाला फार्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला, तो ये तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर आर ग्रेटर देन आर, यानी कि आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर इट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है। रेडियस यानी कि आर ग्रेटर देन आर, स्फेयर से बाहर के लिए जो है ये पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, पूरा चार्ज जैसे कि सेंटर पे आ गया है, होल चार्ज इज एट सेंटर, होल चार्ज इज एट सेंटर, दिख रहा है यहां तक, ठीक, ठीक है। ये तो हो गया एक फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमें चार्ज ना दिया गया हो, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिर्फ सिग्मा दी गई हो, तो क्यू को सिग्मा के फॉर्म में लिख लेते हैं। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू कितना हो जाएगा इसके अंदर पूरा चार्ज क्यू, अरे मेरे भाई देखो इसको, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया क्या है, अब एरिया चार्ज कहाँ पे है, जो स्फेयर गिवन था, तो यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे, तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, चाहे तो आप क्यू की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, इसी वाले फॉर्मूले में लिख दीजिए यहाँ पे, तो एक फार्मूला जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जगह है कितना बच जाएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे ई इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन
एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया आपका। ठीक है, ये कहाँ पे हो गया? ये स्फेयर से बाहर के लिए है। स्फेयर से बाहर के लिए हमने डेरिवेशन कर दिया यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। फिर जो है हम इस बार स्फेयर के लिए करते हैं। स्फेयर पे जब सरफेस पे करेंगे, पहले सरफेस के अंदर कर लेते हैं, फिर सरफेस पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम्म, चलिए अंदर की बात करते हैं। इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं, इसे मिटा ही देते हैं। दूसरा हमें क्या करना है? फॉर आर इज लेस देन आर, यानी कि जो पॉइंट है वो रेडियस से छोटी है, तो हमें क्या हो जाए? इनसाइड, इनसाइड द स्फेयर। स्फेयर तो स्फेयर बनाते हैं, जल्दी से स्फेयर बना लीजिए। ठीक है, ये किसके किसके लिए है? भूलिएगा मत इस चीज को। हॉलो स्फेयर हो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, तीन के लिए डेरिवेशन हो रहा है, तीनों के लिए सेम डेरिवेशन। एग्जाम में चाहे हॉलो स्फेयर कंडक्टर पूछा जाए, चाहे हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टर पूछा जाए या सॉलिड कंडक्टर पूछा जाए, तो तीनों के लिए सेम डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, स्मॉल आर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये क्या हो गया? अंदर का पॉइंट हो गया। तो अंदर के पॉइंट के लिए जब उस पॉइंट से होकर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से गॉसियन सरफेस बनेगा। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। स्फेयर, स्फेयर है ये पूरा। ठीक है, तो फ्लक्स लिखें। अभी हमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, किधर होगी, ये चीज नहीं पता है। हालांकि रेडियल मान के हम करते हैं सारी चीजें। तो ई डॉट डी ए, फ्लक्स लिखा ई डॉट डी ए, और ई डी ए कॉस थीटा। हमने माना जो यहाँ पे हमने छोटा सा एरिया लिया है, एरिया तो इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, तो रेडियल या तो मान लो cos जीरो रख देंगे, या फिर अगर यहाँ पे चाहो तो आप कोई भी एंगल मान लो थीटा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होती है, इसलिए मैं इसको थीटा मानने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ई डी ए कॉस थीटा कर दिया हमने। अब फ्लक्स गॉस लॉ से लिखेंगे तो फ्लक्स क्या होता है? चलिए ये लिख दे रहा हूँ पहले, ई डी ए कॉस थीटा, चाहे आप जीरो जीरो ही कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे फालतू में। तो ई डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लक्स कितना होता है गॉस लॉ से? ये एक तो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। गॉस लॉ से होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज कितना है? यहाँ पे जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो इधर पूरा जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, जब इसको सॉल्व करोगे तो इधर जीरो है। अब डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इधर जीरो आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डीए नीचे जाएगा, जो भी होगा डीए तो जीरो ही तो आएगा। यानी कि इनसाइड जो होगा, इनसाइड स्फेयर, इनसाइड स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर सरफेस पे पूछे फॉर, यहीं पे कर दे रहा हूँ, फॉर आर इक्वल टू आर, यानी कि एट सरफेस, एट सरफेस, सरफेस पे कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, जो भी बाहर आया था, क्योंकि यहीं से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई, वहां पे स्मॉल आर आया था, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, कि चार्ज ऐसा हमें फील होगा कि सेंटर पे रखा हुआ है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन फार्मूले से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला है, और इससे आर डिस्टेंस पे, यानी कि सेंटर पे पूरा चार्ज रखा हुआ है। तो क्या हो गया? बाहर कितना होगा? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या था? बाहर। अंदर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई। सरफेस पे कितनी होगी? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें मैं एक बार फिर से फार्मूला रख देता हूँ। अब देखिए ट्विस्ट यहाँ पे ये है, कभी कभी क्या होता है ना, चलिए ग्राफ बनाते समय इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आउटसाइड, आउटसाइड कितना है? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, एट सरफेस कितना है? एट सरफेस है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड कितना हो जाएगा?
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। ठीक है, तीनों का डेरिवेशन हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है स्फीयर का, जो भी है सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, तो अंदर अंदर तो 0 होगा ना, सेंटर ये है आर इक्वल टू, यानी कि आर इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस तक, इसके सरफेस तक जो है अंदर 0 होगी, तो ये लाइन ऐसे ही 0 यहाँ पे बनेगी। ठीक है, थोड़ी सी मोटी बना दे रहा हूँ मैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, जैसे ही सरफेस पे पहुंचे हम, जैसे ही सरफेस पे पहुंचे, तो कितना आ गया, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके बाद क्या है, जैसे ही सरफेस पे पहुंचे हम, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे उसके बाद जो है, अचानक से देखो 0 थी, अचानक से बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से बिल्कुल वही वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो ये बनता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बिल्कुल सरफेस के अंदर, चलिए मान लिया हमने यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इधर है, जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड है तो 0, इसके राइट हैंड साइड है तो सडनली बढ़ गई, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही है ना। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ही नहीं होती, नॉट डिफाइन एट सरफेस। लेकिन अब हमारे बोर्ड के सिलेबस में एक्चुअल में होना चाहिए ऐसा, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी 11th में जो चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है, कहाँ पे नहीं डिफाइन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैथ में पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो सिलेबस में, हमारे बोर्ड के सिलेबस में, या फिर जो भी सिलेबस है बुक्स वगैरह में, सब यही दिया रहता है कि सरफेस पे डिफाइन है, भले ही यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होती है, तो हम सरफेस पे ये मान के चलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा आपका इस तरह से। तीन स्फेयर का डेरिवेशन तो हमने खत्म कर दिया। कौन कौन सा खत्म किया, सॉलिड, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो का चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, क्योंकि तीनों के सरफेस पे ही चार्ज रिसाइड करता है। ठीक है, रफ करते हैं इसको। अगला हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ड्यू टू सॉलिड। देखिए, अब चाहे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वैल्यूम चार्ज डेंसिटी दे देना, तो आप तुरंत समझ जाइए कि अगर अंदर चार्ज है, वैल्यूम में चार्ज है, तो वो नॉन कंडक्टर ही होता है। कंडक्टर में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कंडक्टर में हम कहीं भी चल रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। इस बार सॉलिड कंडक्ट नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज जो है अंदर भी रिसाइड करेगा। हमने माना इस पे हमने क्यू चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पे पूरे वैल्यूम में चार्ज आएगा। ठीक है, पूरे वैल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका यहाँ पे हो गया सेंटर, और सेंटर से की रेडियस कैपिटल आर दी गई है। तो यहाँ भी तीन जगह पे निकालना होगा, एक तो बाहर, स्फेयर से बाहर, स्फेयर सरफेस पर, और स्फेयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी दी जाएगी, रो। क्या है, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपान वैल्यूम, चार्ज अपान वैल्यूम। ठीक है, चलिए, तो पहले हम कहाँ पे करते हैं, आर ग्रेटर देन आर, यानी कि कहाँ के लिए, आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर के लिए पहले डेरिवेशन करते हैं। यहाँ से हमने आर डिस्टेंस पे क्या किया, एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
ड्यू टू दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उससे सीधा हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उससे गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसका एरिया डीए वेक्टर इधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया है, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो रेडियल ही है। ठीक है, स्फेयर के लिए रेडियल होती हैं एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि हमने मान के तब किया है, होती हैं, और वो समझने का तरीका अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो फ्लक्स, जल्दी से करते हैं थोड़ा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर भी होगा, चार्ज पूरे वैल्यूम में होगा, तो वैल्यूम में होगा तो वैल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी। तो फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी, ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, रेडियल है और कांस्टेंट होती ही है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, फार्मूला आएगा तो उससे भी पता चल जाएगा। तो ई बाहर आ जाएगा, डी ए इक्वल टू 5। तो ई डी ए कितना हो जाएगा, कौन सा एरिया लेंगे, गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे, यानी कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, क्यू इनक्लोज कितना है, तो हमने माना क्यू चार्ज हमने दिया है, क्यू दिया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज दिया है तो इसी गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो पूरा चार्ज रिसाइड कर रहा है। तो ई क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर वही फार्मूला आ गया, फिर वही फार्मूला आ गया, यानी कि इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम चीज आ गई जो फॉलो के लिए आई थी। ठीक है, बाहर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज आ रही है, बाहर तो सेम आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इट सीम्स लाइक, इट सीम्स लाइक whole charge, whole charge is concentrated at center। ठीक है, एट सेंटर। ठीक, ये फार्मूला आ गया बाहर के लिए। अंदर के लिए कैलकुलेशन करें, अंदर के अगर सरफेस के लिए मैं बता दे रहा हूँ, फॉर, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, फिर अंदर वाला बात करेंगे। फॉर आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि एट, एट सरफेस, सारी डेरिवेशन ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो बिल्कुल इसी सरफेस पे बनेगा, तो इस सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो फार्मूले में स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा। सेम डेरिवेशन बनेगा सरफेस का भी, लेकिन आपको इसको करना नहीं चाहिए, एग्जाम में भी आ जाए तो भी पहला वाला बाहर का कर देना, अंदर का डायरेक्ट लिख देना, सॉरी सरफेस का डायरेक्ट लिख देना हमें। अब अंदर वाला थोड़ा सा खास है, इसलिए उसको हम ध्यान से देखते हैं एक बार। ठीक है, तो बाहर वाला रफ कर देते हैं। अंदर एक पॉइंट है, यहाँ पे पी, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे, अंदर वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सिमेट्रिक बनाएंगे, जिसमें दिया है स्फेयर ही बनेगा। तो ये मैं थोड़ा सा इसको डार्क भी कर दे रहा हूँ, ये गॉसियन सरफेस है हमारा। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हैं, गॉसियन सरफेस ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रेडियल ही माननी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रेडियल ही माननी है, तो डी ए वेक्टर, इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया लेंगे तो डी ए का ये वेक्टर हो जाएगा, और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर रेडियल है तो डी ए के वेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस जीरो रख देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ई डी ए कॉस जीरो,
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे समझना, ऐसा नहीं कि अंदर हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। ये जो गॉसियन सरफेस हमने बताया बनाया है ना, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। स्फीयर है तो इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है ना। तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ना कि पूरे स्फीयर में। इस बात में क्लियरिटी रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। तो फाई इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई इंटीग्रल डी ए आ जाएगा। ई डी ए कौन सा एरिया? गॉसियन सरफेस का एरिया, क्योंकि अभी हम गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी गॉस लॉ लगाया नहीं है। ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है उस पर कर रहे हैं ना, तो इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए, अब फाई कितना हो जाएगा? गॉस लॉ से, गॉस लॉ से फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई की जगह पे? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए क्यू इनक्लोज्ड कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे इतने दूर का चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, चलिए, तो पहले तो क्यू के टर्म में कर लेते हैं, फिर रो के टर्म में भी कर लेंगे, या फिर जैसा कहें आप। पहले रो के टर्म में कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं रो क्या होता है? चार्ज अपान वॉल्यूम होता है, ठीक है। चार्ज अपान वॉल्यूम, तो पहले रो के टर्म में लेकर लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में। अभी मैं क्यू के टर्म में भी फार्मूला बता दूंगा। तो चार्ज हमने माना है इसके लिए, अभी हम गॉसियन सरफेस के लिए चार्ज इसमें जो है क्यू इनसाइड। वॉल्यूम कितना है इसका? वॉल्यूम 4 पाई, इसका सरफेस का वॉल्यूम कितना है? सॉरी, सरफेस का वॉल्यूम क्या, पूरी स्फेयर का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कौन सा आर स्क्वायर। इतने की चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो इतने का रेडियस कितना? स्मॉल आर। 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर में वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है स्फेयर के? 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा? क्यू इनक्लोज हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इधर मल्टीप्लाई होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आ गया क्यू इनक्लोज। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पहले ई की वैल्यू एक बार रख दें। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया पूरा। और या फिर ऐसे लिख दें क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू रखेंगे तो इसको अलग लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड कितना है? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आर से आर स्क्वायर है, यहाँ पे एक आर बचेगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो आर बचा है, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला और काम का फार्मूला है, ठीक है। अगर हम नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। एक तो ये चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आ गया। अगर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रखें, या फिर हम क्यू के, जो कैपिटल क्यू दिया है, चार्ज हमें दिया है, उसके फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। आप एक बार इसको नोट करिए, फिर जो है फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इक्वल टू क्या है? इनसाइड की बात हो रही है ना, अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने ये तो लिखा है नहीं, आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। इनसाइड स्फेयर, इनसाइड स्फेयर के लिए ये डेरिवेशन है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर चाहे चार्ज क्यू दिया है तो क्यू के टर्म में कैसे ये फार्मूला लिखेंगे? यहीं पे, जैसे यहाँ पे हमने क्यू इनक्लोज आया, क्यू इनक्लोज जब आया तो हमने रो के टर्म में क्यू इनक्लोज निकाला। अगर इसके अंदर जो चार्ज है क्यू के टर्म में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा कि पूरे वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम कितना है? कैप 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। कौन सा आर क्यूब? कैपिटल आर, क्योंकि हम अभी हम पूरे चार्ज की बात कर रहे हैं, जितना चार्ज है। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, दिख रहा है? पूरे चार्ज में 4/3 पाई आर क्यूब में क्यू चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? क्यू अपान 4/3 पाई आर। यूनिटरी लॉ लगाया है, बाकी कुछ नहीं है। अगर यूनिटरी लॉ आपको आता है तो आप
उसको देख के घबराना नहीं है। तो यूनिट चार्ज में कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें कितने वैल्यू में चाहिए, 4/3 स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना होगा, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो थोड़ा सा छोटा दिखाऊं मैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब में, यही तो है क्यू इंक्लूज, क्यू इंक्लोज्ड, क्यू इंक्लोज, इसी इतने वैल्यू में 4/3 स्मॉल आर क्यूब में जो चार्ज आ रहा है उसी को तो हमने क्यू इंक्लोज बोला गॉसियन सरफेस के अंदर। तो कितना हो जाएगा ये, कितना बचा है, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये चार्ज इसके अंदर आया है। अब यहाँ पे अगर क्यू इनक्लोज की जगह पे हम चाहे तो रख दें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड, ठीक, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी तो है। चलिए ये आ गया। अब क्यू इनक्लोज की जगह पे इस बार क्या रख देंगे हम, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, नीचे आएगा कैपिटल आर क्यूब, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, बाकी ये सब पहले से था। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, ई इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दें, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ भी स्मॉल आर, देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, स्मॉल आर जो है वेरी कर सकता है। तो यहाँ भी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, यहाँ भी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, क्यों नहीं, है तो वही फार्मूला, बस हमने क्यू के टर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला ज़्यादा याद रखना, इसकी ज़रूरत बहुत रेयर ही पड़ेगी आपको, अगर कोई क्यू के टर्म में स्पेशली पूछ ही ले तब आपको ये बताने की ज़रूरत है, नहीं तो यही याद रखना है, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लेते हैं, नॉट टाइम हो गया है। चलिए रफ कर दूं मैं इसको, ग्राफ बना देते हैं जल्दी से इसका। पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। आउटसाइड क्या आ रहा है, आउटसाइड क्या आया था, आउटसाइड क्या आया था, आउटसाइड आया था E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर। इस सरफेस में, एट सरफेस, सरफेस पे कितना आया था, इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों तो वही है ना, हॉलो स्फीयर वाला, बाकी अंदर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इनसाइड, इनसाइड कितना आया था, इनसाइड इक्वल्स टू, ये फार्मूला आपको रखना है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। चलिए ग्राफ बना देते हैं ई वर्सेज आर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, सेंटर से देखिए, ये सेंटर है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे स्क्वायर है ना आपका, तो इस सरफेस तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर मतलब ऐसे स्ट्रेट बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये सरफेस आर इक्वल टू आर पर आने पर, यहाँ पर आने पर, यहाँ तक सरफेस तक ना, आर इक्वल टू आर, जब रेडियस कैपिटल आर के बराबर है तो यहाँ तक तो ऐसे बढ़ा, फिर उसके बाद जो है 1/r², ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये वाला, यहाँ से 1/r², और ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन वाला
कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। एक सिलेंडर वाला तो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फार्मूले के लिए हम थोड़ा सा इसको मैं डेरिवेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि सिलेंडर का भी फार्मूला आपको पता चल जाए। सिलेंडर वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट है, हॉलो सिलेंडर होगा। हम्म, हॉलो सिलेंडर, चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, तो चार्ज कहाँ पे आएगा? सरफेस पे ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो शेल, हॉलो दिया हो शेल दिया हो, सिलेंडर। ठीक है, अब ये कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर हॉलो शेल सिलेंडर, कंडक्टिंग भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, जैसे स्फेयर में क्या था सेम उसी तरीके से। और क्या हो सकता है? सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर होगा तो उसके लिए भी, क्योंकि उसमें भी चार्ज सरफेस पे ही डिसाइड करता है। सॉलिड कंडक्टिंग, फिर नहीं, यहाँ पे हम सिलेंडर का कर रहे हैं ना, तो सिलेंडर। ओके, इतने का तीन का एक साथ, जैसे स्क्वायर में किया था वैसे तीनों का एक साथ हम करते हैं। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो मैं सिलेंडर, यहाँ पे एक चीज जरूर मेंशन कर देना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। जैसे वायर का हमने किया था ना, लॉन्ग वायर का किया था, लॉन्ग वायर का किया था, इसीलिए चलिए सिलेंडर बना देता हूँ मैं। ये कहाँ कितना इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग। चार्ज इसके कहाँ पे आएगा? हॉलो है, सॉलिड भी होगा तो कोई तब भी चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस पे ही तो आएगा। ठीक है, तो इसके भी तीन पॉइंट पे, एक तो बाहर, इस सरफेस पे, अंदर, तीन जगह पे करना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अब आपने इसको देख लिया है। मार्कर चेंज कर लूँ मैं एक मिनट। आज गर्मी बहुत है। फर्स्ट कहाँ पे करना है? आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, यानी कि आउटसाइड, आउटसाइड द सिलेंडर। कहाँ पे? सिलेंडर के बाहर, सिलेंडर के बाहर। तो बाहर हमने इसके एक्सिस से जो है, इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे इसकी रेडियस कैपिटल आर मान सकते हैं। एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, तो क्या करेंगे? गॉस लॉ के लिए उस पॉइंट से होता हुआ एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे, सिमेट्रिक सिलेंडर इमेजिन करेंगे, उस पॉइंट से होता हुआ सिलेंडर इमेजिन करेंगे जिसके अंदर ये आ जाए। ठीक है, अब इससे इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली होगी। रेडियल क्या? लॉन्ग वायर का। तो अब तो इससे, इसमें तो विश्वास हो जाना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आती है, लॉन्ग वायर की तरह ही तो है ये। हम्म, चलिए फ्लक्स निकालते हैं। फाई इक्वल्स टू कितना? ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, मैं लिखते लिखते इसको बोर हो गया हूँ। ई डॉट ई डी ए कॉस जीरो, कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट से बाहर आ जाएगी, डी ए बचेगा। डी ए क्या हो जाएगा? डी ए क्या हो जाएगा? डी ए क्या है? डी ए क्या है? डी ए क्या है? डी ए क्या है? क्या है डी ए यहाँ पे? इस सिलेंडर का कर्व एरिया, यही तो है ना। सिलेंडर बनाया हमने, ये था पतला सा सिलेंडर, चाहे मान लीजिए सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। इसके चारों तरफ हमने एक सिलेंडर बनाया, ये इनफाइनेटली लॉन्ग है तो एक सिलेंडर बनाया। कितनी लंबाई का? एल लेंथ का भी मान लीजिए, एल लंबाई का हमने सिलेंडर माना है। ठीक, तो एरिया कौन सा होगा? ये सिलेंड्रिकल जो कर्व एरिया है ना, तो कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है सिलेंडर का? कितना होता है? 2 पाई। रेडियस कितनी है इसकी? बाहर वाली जो गॉसियन सरफेस बनाया हमने उसकी रेडियस स्मॉल आर है ना,
स्मॉल आर है इंटू लंबाई कितनी है एल, 2 पाई आर एच होता है ना सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इक्वश 5 फ्लक्स गॉसियन सरफेस गॉस लॉ से कितना होना चाहिए फ्लक्स। ओहो ओहो, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी सरफेस पे है ना, सरफेस पे है तो सिग्मा होगी चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सिग्मा। ठीक 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 ठीक। चलिए क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ए इंटू 2 पाई आर एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, क्यू इनक्लोज निकाल लें, चलिए पहले लिख देता हूँ, क्यू इनक्लोज निकालते पहले। क्यू इनक्लोज्ड, इस पे तो इनफाइनाइट चार्ज है, इस पे तो इनफाइनाइट चार्ज है ना, तो ध्यान से देखिएगा अब सिग्मा क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज हो गया हमारा क्यू इनक्लोड, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, एरिया इसका, इसके अंदर कितना एरिया, कितने एरिया पे चार्ज आ रहा है। देखिए गॉसियन सरफेस का एरिया हम लिखते हैं फ्लक्स लिखने के लिए 2 पाई आर एल, ठीक है स्मॉल आर। और जब चार्ज की बात आती है, चार्ज तो कैपिटल आर वाले रेडियस पे है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पाई आर कैपिटल एल, क्योंकि इसी गॉसियन सरफेस के एल लंबाई पर ही चार्ज बताना है हमें, गॉसियन सरफेस के एल लंबाई पर चार्ज बताना है, तो 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो कैपिटल आर रेडियस के कर्व सरफेस पे है, ठीक है। 2 पाई कैपिटल आर एल रख देते हैं, क्यू क्यू इनक्लोज यहाँ से निकाल लीजिए सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर में गलती मत करिएगा, ए इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसल, आर से आर मत कर देना, तो ई क्या बचेगा 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल, इक्वल्स टू क्या बचेगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा सिग्मा अपन आर ही इधर बचा है ना आर, ठीक, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, ये बचा ये बचा ये बचा। चलिए देखिए खासियत क्या है, आपको अगर फार्मूला याद हो लॉन्ग वायर वाला, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां भी वही आया सिग्मा, सिग्मा कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैपिटल आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बचा 1/r, यानी कि ई 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही एक हम मान सकते हैं उस तरीके से। हालांकि एक शॉर्टकट जब इसकी ट्रिक्स वगैरह होती हैं कि हम इसको एक वायर मान लेते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाला वही लैम्डा लिखते हैं और लैम्डा को सिग्मा के टर्म में निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं अगर गॉस लॉ का यूज ना करना हो, हालांकि सिलेबस में हमें गॉस लॉ के यूज करके ही प्रूफ करना है इसे, वो ये तो सिलेबस में भी नहीं, लेकिन वो वाला बहुत बढ़िया तरीका, मजा आता है उसको करने में। लैम्डा हम यही लिखते हैं इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बस लैम्डा ये जो चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज, इसको एक लाइन मान लेते हैं और इसको सिग्मा के टर्म में निकालते हैं, लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा निकालते हैं, वो बहुत मजेदार तरीका होता है, ठीक है। अभी मैं उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हो गया ये सरफेस पे, सरफेस पे कितना हो जाएगा, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, ये रफ कर दूं, कहाँ लिखूं, एट सरफेस, एट सरफेस का मतलब क्या हुआ आर इक्वल टू कैपिटल आर, आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो आर की जगह पे कैपिटल आर रख देंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया। अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर ये लेक्चर खत्म करते हैं। अंदर और कैलकुलेट अंदर कितना आएगा, 0 आना चाहिए, मन नहीं कर रहा मेरा कैलकुलेट करने का, आप इसको खुद करिएगा। अंदर किसी पॉइंट पे कर लेंगे, यहाँ पे जब मानेंगे ना, एक पॉइंट यहाँ से माना आर डिस्टेंस पे, गॉसियन सरफेस मानेंगे बिल्कुल स्फेयर वाला, गॉसियन सरफेस माना, तो जब ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज, जब ई डॉट डी एस डी ए डी एस भी लिखा होता है कहीं कहीं पे बुक्स वगैरह में, कहीं कहीं पे डी ए को डी एस मान लेते हैं,
तो ds लिखते हैं तो उसमें कंफ्यूज होता हूँ। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये फ्लक्स लिखा हमने अपने मन से, अपना तरीका इंटीग्रेशन वाला, और ये गॉस लॉ से फ्लक्स लिखा। तो गॉस लॉ में क्यू इनक्लोज, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, हॉलो है। तो अगर ये जीरो हो जाएगा एटम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इनसाइड मैं लिख दे रहा हूं, फॉर आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कि इनसाइड सिलेंडर के लिए, इनसाइड द सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। सेम स्फीयर वाली कहानी है। ठीक है, इसको चाहिए तो चाहे तो खुद से कर लेना, नहीं तो याद रखिए। अब जो है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नोट कर लिया इतना। बोर्ड के सिलेबस में तो शायद ये है नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ठीक है, नहीं होगा तो आप कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे, जेई मेंस नीट की, तो वहां तो आपको काम आने वाला है ये फार्मूले। ठीक। सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे रहा हूं पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, अगर सॉलिड कंडक्टिंग होता, कर चुके हैं, चार्ज स्फीयर सरफेस पे ही रिसाइड करता है। और अगर नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज कहाँ कहाँ पे होगा, पहली बात तो दिमाग में, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चीज मत भूलिएगा। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए ही सारी कहानी है हमारे सिलेबस में। जब जेई मेंस या नीट के सिलेबस में जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मिल सकता है, अभी हम उसके लिए नहीं करेंगे। एक तो इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और इसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो बाहर के लिए सबसे पहले बाहर का कर लेते हैं, जल्दी 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 करते हैं। एक्सिस से है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, वही प्रोसेस है, वही फॉर्मूला आना है। तो यहाँ से एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, जो कि सिलेंडर के सिमेट्रिक हो, तो सिलेंडर के सिमेट्रिक सिलेंडर ही बनेगा। ठीक है, सरफेस यहाँ पे वैल्यूम चार्ज डेंसिटी दी जाएगी, रो चार्ज अपॉन वैल्यूम दिया जाएगा ना, क्योंकि इसमें पूरे वैल्यूम में चार्ज है, वैल्यूम में चार्ज है। चलिए फिर, आ, 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 वैल्यूम चार्ज डेंसिटी फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, तो ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो पाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है, तो डी। फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स 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 क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए वैल्यूम है तो वैल्यूम, ये एल लेंथ का सिलेंडर लिया है, वहां पे हमने एरिया को निकाला था, तो एरिया, एरिया इंटू सिग्मा किया था। यहाँ पे वैल्यूम में चार्ज है, तो रो इंटू वैल्यूम, फोर बाय, वैल्यूम कितना होता है, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। क्यू इनक्लोज की जगह पे क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, पाई सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई। डी ए कितना आ जाएगा, डी इसका कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर इंटू एल, एल से एल, पाई, एक आर से आर, क्या बचा, इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा है ना, और बाकी सब कट गया है, तो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन।
बाहर वाले पॉइंट पे आ गया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सॉलिड के लिए रो आर अपान टू एप्सिलॉन नॉट यही होगा। हमने सब कुछ सही लिखा है। क्यू इनक्लोज्ड इक्वल्स टू ई इंटू एक बार लिख दें यहाँ 2 पाई आर एल। एरिया 2 पाई आर एल। चार्ज किसमें था? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल पाई आर। ठीक। अब बारी है सरफेस पे रखेंगे तो आर इक्वल्स टू आर एट सरफेस कितना हो जाएगा? एट सरफेस कितना हो जाएगा? आर इक्वल्स टू कैपिटल आर तो ई इक्वल्स टू रो कैपिटल आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। हो गया काम। अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर जो है डिराइव कर देते हैं। कितना टाइम हो गया? चलिए ठीक। अंदर कितना होगा? रफ करें से नोट कर लिया। अंदर कितना चार्ज, चलिए बनाते हैं सिलेंडर फिर से। इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई है। ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे एक हम इमेजिन करेंगे सिलेंडर। इसको थोड़ा सा मैं मोटा बना दे रहा हूँ। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है इसके अंदर। तो स्मॉल आर इसकी रेडियस हो जाएगी। लेंथ कितनी है? एल है। वैल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दी गई है। रो दी गई है वैल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? फ्लक्स निकालेंगे और क्या करेंगे। यही तो कर रहे हैं, यही तो हमारा काम है। फ्लक्स निकालेंगे। ई डी ए कॉस जीरो। बार बार वही बकवास नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल मान के कॉस जीरो 1 आ जाएगी। फाइव इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेते हैं, डी ए बचेगा। डी ए डी ए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ब्लॉक इसका ना, गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर एल। चार्ज कितना, चार्ज अंदर है ये बात निकाल लेते हैं। चार्ज अंदर कितना है? चार्ज कितना है अंदर? पहले किसके टर्म में निकालें? रो के टर्म में निकालें। रो के टर्म में ही निकालेंगे। क्यू तो यहाँ पे है ना, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। जैसे कि स्फीयर में क्यू चार्ज भी था और रो भी था, तो हमने रो के भी टर्म में निकाला था। क्यू की चार्ज के टर्म में भी। यहाँ पे सिर्फ रो है, तो रो के टर्म में निकाल लेंगे। कैसे? रो क्या होता है? चार्ज अपान वैल्यूम। चार्ज अपान वैल्यूम होता है रो। होता है। चार्ज क्यू इनक्लोज्ड की बात करते हैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो कितना चार्ज आया है। चार्ज हुआ क्यू इनक्लोज, गॉसियन सरफेस का वैल्यूम कितना हो जाएगा? पाई 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 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 11 एल। ओके 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 ओके। फाइव कुछ टू रख दीजिए यहाँ पे, फाइव की जगह पे क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ए इंटू 2 पाई आर एल। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 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 पाई आर स्क्वायर एल। सॉरी, क्यू इनक्लोज की वैल्यू रखते हैं। क्यू इनक्लोज यहाँ से कितना हो जाएगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। कैपिटल आर यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज देखना है। गॉसियन सरफेस जो है हमारा, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसके वैल्यूम में पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है? रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। एल पाई, एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल, क्या बचेगा? इक्वल टू रो आर अपान रो आर अपान रो आर अपान टू एप्सिलॉन नॉट
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये चैप्टर अब हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को एक साथ पढ़ा जाए ना, तो बहुत मजा आता है। बहुत मतलब तरीका वही है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में इस तरह से चैप्टर वाइज बांट के दिया है, तो इसलिए अलग अलग पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो मेरा तो मन यही था कि दोनों को एक साथ पढ़ाते। ठीक है, तो पहले अब पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।